Hello and welcome back, dear students. Welcome to this new video on the concept of change in momentum. In today's video, we are going to discuss about various cases जो हमारे concepts में इस्तेमाल होते हैं, like हमारे even though dual nature में इस्तेमाल होंगे और हमारे impulse momentum theorem में ये concepts इस्तेमाल होंगे. जो जो चीज़ें हमने क्लास में डिस्कस की हुई है, accordingly going with the same rhythm, I'm going to take some questions over here and some concepts over here in this video. लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि मोमेंटम क्या होता है. मोमेंटम के डिफरेंट केसेस को हमने डिस्कस किया था. लेट्स से टू बॉडीज हैव डिफरेंट मासेस, डिफरेंट वेलोसिटीज. यस, देयर मोमेंटम कैन बी सेम, but two bodies having different masses but same velocity, their momentum cannot be same. हमने इस चीज को डिस्कस किया था. मोर ओवर हमने इस चीज को भी डिस्कस किया था. सपोज एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, जब वो ग्राउंड के साथ टकराएगा, टकराने के टाइम पे उसका मोमेंटम कितना होगा. वी ऑल्सो डिस्कस दैट. even though we discussed one of the case for the same कि when an object is thrown from a certain height और उसका मोमेंटम उस टाइम पे कितना होगा. नाउ इन दिस शॉर्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि जब एक ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज कर देता है या किसी वॉल के साथ टकराता है, उसमें जो मोमेंटम में चेंज आएगा, वो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा एंड हाउ टू कैलकुलेट इट. We have multiple cases over here. We will generalize the things so that we can make the video short and we can switch up to the Newton's second law of motion. So firstly, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो मोमेंटम का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है कि जो मोमेंटम है हमारा, मोमेंटम ये हमारा फ्रेम डिपेंडेंट है. राइट, वी डिस्कस दिस. मोमेंटम इज फ्रेम डिपेंडेंट. लाइक मोमेंटम फ्रेम पे डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर. जो ऑब्जर्वर इस मोशन को ऑब्जर्व करता है उसके हिसाब से मोमेंटम चेंजेस. फॉर द ऑब्जर्वर 1 द मोमेंटम कैन बी 0, बट फॉर द ऑब्जर्वर 2 द मोमेंटम कैन नॉट बी 0 फॉर द सेम बॉडी. अब हम चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें. चेंज ऑफ मोमेंटम में लेट्स टेक द केस नंबर 1. लेट्स टेक केस नंबर 1. व्हेन एन ऑब्जेक्ट strikes, when an object hits the wall normally. अब इसमें मल्टीपल केसेस हो सकते हैं कि जब इसने वॉल के साथ टकराया उसी वेलोसिटी से वापस आ रहा है या डिफरेंट वेलोसिटी से वापस आ रहा है. वी कैन टेक द केस. और लेट्स से इट रिबाउंड्स विद सेम वेलोसिटी. लेट्स रिबाउंड्स विद सेम वेलोसिटी या सेम स्पीड की बात करें तो, क्योंकि डायरेक्शन बदलेगा तो वेलोसिटी तो सेम नहीं रहेगी. फॉर एग्जांपल इसमें हम जनरलाइज कर देंगे. लेट मी टेक दिस वॉल और ये एक ऑब्जेक्ट है जो जिसका मास m है, वेलोसिटी v है. लेट मी टेक m v i कैप. ये इसके साथ टकराया और टकराने के बाद ये इस डायरेक्शन में आया. सो व्हाट इज द थिंग दैट चेंज्ड. फिलहाल हम कांस्टेंट मास वाले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. सो इट इज द आई मे से द मास व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट, बट वेलोसिटी जो है वो बदल गई क्योंकि इसने डायरेक्शन को बदल दिया. सो लेट मी राइट एम वी आई कैप. सो अगर हमें यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम को समझना है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम निकलेगा हमारे पास. लेट मी कॉल दिस एज वेक्टर क्वांटिटी and that will be m v minus I cap, फाइनल माइनस इनिशियल. इनिशियली कितना था, m v I cap. ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें सो वी आर गोइंग टू गेट माइनस 2 m v I cap. सो दिस इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम. बट हमारे कॉन्सेप्ट्स में ज्यादातर जो इस्तेमाल होगा वो है मैग्नीट्यूड. तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं, दैट इज डेल्टा p ऑफ दिस, दैट विल बी इक्वल टू 2 m v I cap. अब यहाँ पे जो नोटेबल पॉइंट जो है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज कि ये माइनस क्या सिग्निफाई करता है. ये माइनस सिग्निफाई करता है कि जो चेंज इन मोमेंटम है दैट इज अवे फ्रॉम द वॉल. जो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो दिस इज सिग्निफाइंग बट नॉर्मली है. लेट्स टेक इन द सेम केस. यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वॉल के साथ स्ट्राइक करता है और लेट्स से विद सम डिफरेंट वेलोसिटी रिबाउंड होता है, सॉरी डिफरेंट स्पीड से रिबाउंड होता है. लेट्स से कोलिजन इज इनइलास्टिक. ये गया, टकराया,
वापस आया। वेलोसिटी तो चेंज तब भी हुई, अगर इवन दो द मैग्नीट्यूड चेंज, तो वेलोसिटी कब कब बदलती है, तो मैग्नीट्यूड बदले तो डायरेक्शन बदले। ऑब्जेक्ट ने तो मैग्नीट्यूड को लेट्स से बदल दिया, पहले एम वी आई कैप था, लेट मी कॉल दिस एज v1, अब कितना है एम v2 माइनस आई कैप। पहले केस और दूसरे केस में क्या फर्क है, पहले केस में जिस स्पीड से जा रहा था उसी स्पीड से वापस आ रहा था, दूसरे केस में जिस स्पीड से जा रहा है उस स्पीड से वापस नहीं आ रहा है, इट्स कमिंग बैक विद सम डिफरेंट स्पीड। सो अगर मैं यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम निकालूं तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, एम v2 माइनस आई कैप माइनस एम वी आई कैप। फाइनल ये है हमारा, इनिशियल ये है, तो मेरे पास कितना है एम वी टू आई कैप माइनस एम वी वन आई कैप। आप m को कॉमन निकाल सकते हैं, सो यू आर गोइंग टू गेट v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 आई कैप। सो यहाँ पे डिफरेंट स्पीड से ये ऑब्जेक्ट आया। सो दिस वाज लेट्स से केस नंबर 2 जो हमने क्लास में डिस्कस किया है। नाउ यहाँ पे आपने डुअल नेचर का एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे कि जहाँ पे हम परफेक्ट एब्जॉर्प्शन और परफेक्ट रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ परफेक्ट एब्जॉर्प्शन। वहाँ पे हम चेंज इन मोमेंटम जब रेडिएशन प्रेशर निकालते हैं तो वहाँ पे ये काम आता है। परफेक्ट एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जितना भी फोटोन आता है वो पूरा का पूरा गिर जाता है और एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है वो जीरो है। आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा a प्लस आर इज इक्वल टू 1, राइट। एब्जॉर्प्शन पावर प्लस रिफ्लेक्शन पावर 1 होता है। लेट्स से आई एम टेकिंग अ सरफेस और इस सरफेस पे क्या हुआ, एक फोटोन आया। दिस फोटोन स्ट्राइक्स हैविंग मोमेंटम h डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये फोटोन आया, ये तो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि हमने जो केस लिया है दैट इज फॉर द परफेक्ट एब्जॉर्प्शन। तो जब ये फोटोन पूरा एब्जॉर्ब हुआ तो इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका, पी आई कितना है इसका, h डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये कहां से, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, p इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय लैम्डा, मोमेंटम की बात कर रहा हूं। तो p फाइनल कितना है हमारे पास, वो है 0, क्योंकि जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हुई है, ये क्या हुआ है, अब्जॉर्ब। ये फोटोन क्या हुआ है, अब्जॉर्ब। तो ये तो वहीं पे अब्जॉर्ब हुआ, तो फाइनल मोमेंटम कितना बच गया, 0। सो इन दिस केस अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, फाइनल 0 माइनस h डिवाइडेड बाय लैम्डा आई कैप। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, सॉरी जे कैप लिख दो, h डिवाइडेड बाय लैम्डा जे कैप माइनस टाइम्स। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम लिखूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा हमारा पास, h डिवाइडेड बाय लैम्डा। सो ये हमारे पास एक परफेक्ट एब्जॉर्प्शन वाला केस है जहां पे फोटोन आ जाता है, वो परफेक्टली एब्जॉर्ब होता है बाय लेट्स से आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशन की केस जब हम पढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इस सेम कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज परफेक्ट रिफ्लेक्शन। परफेक्ट रिफ्लेक्शन, परफेक्ट रिफ्लेक्शन का मतलब है आर की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर, एब्जॉर्प्शन कितना है यहाँ पे, 0 है। तो लेट्स से ये द सेम सरफेस है हमारे पास, यहाँ पे फोटोन आया, फोटोन गिरा और जैसा आया था वैसे ही चला गया क्योंकि देयर इज परफेक्ट रिफ्लेक्शन, देयर हैज बीन नो एब्जॉर्प्शन। तो इनिशियली इसका मोमेंटम अगर h by lambda है, लेट्स से दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, लेट्स से दिस इज माइनस h by lambda माइनस फॉर्मूला का डिवाइडेड h by lambda। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 2h डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये आ जाएगा हमारे पास चेंज इन मोमेंटम। अगर मुझे इसी चेंज इन मोमेंटम का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, तो आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आया वो 2h बाई लैम्डा के बराबर आया। लेट्स से देयर इज नॉट परफेक्ट एब्जॉर्प्शन, नॉट परफेक्ट रिफ्लेक्शन, उस टाइम पे हमें पता है यहाँ पे 1 प्लस आर डैश के टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं। So this was the second case of the, I may say third case for the momentum change. Now अगर हम यही concept जो मोमेंटम चेंज है अदर केसेस में लगा ले, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट केस है, बहुत जगह काम आता है। लेट अस से यहाँ पे द ऑब्जेक्ट इज स्ट्राइकिंग एट सम एंगल, लेट मी टेक दिस केस, ऑब्जेक्ट इज स्ट्राइकिंग एट सम एंगल और ये हम नॉर्मल ले लेते हैं और यहाँ पे भी डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स एंगल किसके साथ बना रहा है, ठीक है।
लेट्स से यहाँ से ऑब्जेक्ट आया, टकराया, वापस गया, देयर इज नो रिडक्शन इन द मास ओवर हियर। हम मास रिडक्शन यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, रिड्यूस मास वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। और लेट मी टेक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास m है, v है वेलोसिटी, और ये इसका एंगल थीटा है, ये भी इसका एंगल थीटा ही है। लेट्स से इट रिबाउंडेड विद द सेम वेलोसिटी, इफ इट इज रिबाउंडिंग विद डिफरेंट वेलोसिटी, वेक्टर रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। सो यहाँ पे मैं वेलोसिटी ले लेता हूँ, मास ले लेता हूँ, दोबारा m वेलोसिटी ले लेते हैं, v। अगर मुझे अब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम निकालना है, इफ आई हैव टू फाइंड चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ऑब्जेक्ट किसी एंगल पे आ रहा है, टकराया, ऑब्जेक्ट किसी एंगल से, लाइक जिसको हम ग्लैंसिंग भी कहते हैं कि एट सम सर्टेन एंगल जब ऑब्जेक्ट टकराता है तो चेंज इन मोमेंटम विल बी इन द बोथ डायरेक्शंस। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन अगर हम निकालें, चेंज इन मोमेंटम इन x, एज वेल एज वी कैन फाइंड चेंज इन मोमेंटम इन y। तो अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम इन x एज वेल एज चेंज इन मोमेंटम इन y निकालना है, फॉर दैट आई एम सपोज टू हैविंग बेसिक आइडिया ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए ये यहाँ से आया मोमेंटम एम वी, लेट्स से इसका एंगल है थीटा, ये है एम वी, और ये कितना होगा एम वी कॉस थीटा। लेट मी टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन एज नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम जो है हमारे पास वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका एक रिजॉल्व पार्ट जो आएगा वो इधर ही आएगा, दैट इज एम वी साइन थीटा, और ये नीचे की तरफ जा रहा है, लेट्स से माइनस जे का। ये तो है बिफोर कोलिजन, बिफोर स्ट्राइकिंग द वॉल। जब आफ्टर स्ट्राइकिंग हुआ तो ये ऑब्जेक्ट तो इधर आया, तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर ही आ जाएगा, दैट इज एम वी कॉस थीटा माइनस आई कैप, और ये वाला एम वी साइन थीटा माइनस जे कैप। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मोमेंटम में चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, या मोमेंटम जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बोथ एक्स डायरेक्शन एज वेल एज वाई डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस केस में अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम एक्स डायरेक्शन निकालना है तो मैं सिर्फ ये एक्स वाले कंपोनेंट्स की बात करूंगा। अगर मुझे मोमेंटम चेंज इन वाई डायरेक्शन की बात करनी है तो सिर्फ मैं मोमेंटम चेंज इन वाई डायरेक्शन की बात करूंगा। तो मोमेंटम चेंज इन एक्स डायरेक्शन फाइनल कितना है, फाइनल ये है मेरे पास फाइनल, और ये मेरे पास कितना है इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन। तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर मैं लिख दूं तो आई विल राइट पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर, बिकॉज मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ध्यान से समझना, फाइनल कितना है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, सॉरी हाँ यस, फाइनल इज दिस, इट्स गोइंग इन दिस डायरेक्शन। सो आई विल राइट एम वी कॉस थीटा माइनस आई कैप माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है, दैट इज एम v cos theta I cap. So final momentum is mv cos theta minus I cap. Initial momentum is mv cos theta I cap. So अगर मैं यहाँ पे मोमेंटम को रिजॉल्व करूँ, so I am going to get minus 2 mv cos theta I cap. Now what does this minus reflect? So it is away from the wall. Like अगर ये वाला पॉजिटिव तो चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो मैग्नीट्यूड विल बी 2mv cos theta I cap. अच्छा, इसमें अगर मैं वर्टिकल में निकालूं, वर्टिकल में फाइनल मोमेंटम इतना है, तो वर्टिकल में फाइनल मोमेंटम कितना है, नीचे की तरफ जा रहा है एम वी साइन थीटा जे कैप, माइनस तो फॉर्मूला का है, और ऊपर से ये वाला फॉर्मूला ये भी माइनस ही आएगा, सो दैट इज एम वी साइन थीटा माइनस जे कैप। तो अगर आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस, तो डेल्टा change in momentum in y direction is 0. So this reflects if the angle is given this way और यहाँ पे theta is made with the horizontal, उस time पे change in momentum will be only in x direction. So change in momentum in x direction, and so I can say the net change in momentum in y direction, the change in momentum in y direction is 0. Only the momentum change occurs in x direction. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक केस को ध्यान रखें कि जब भी ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से आता है, जब वो उसी स्पीड से वापस लाइक रिबाउंड हो जाता है, तो याद रखना मोमेंटम में चेंज जो आता है वो डबल हो जाता है, ठीक है ना। मोमेंटम चेंज कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। और ये हमने ये वाला केस किया व्हेन द एंगल इज गिवन विद, आई मे से द
हॉरिजॉन्टल एक्सिस। बट यहाँ पे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स सॉरी, स्टूडेंट्स डायरेक्टली इस रिजल्ट को याद रखते हैं, बट इट्स नॉट द केस। समटाइम्स क्या होता है, द एग्जामिनर गिव्स एंगल समवट डिफरेंट। लेट मी टेक दिस केस, और एंगल इस टाइम पे हम हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल के साथ मार्क करेंगे, एंड वी विल फाइंड इफ वी आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट सेम और नॉट। लेट्स से स्ट्राइकिंग ओवर हियर, और ये वाला इधर चला जाएगा। लेट मी कॉल this angle as theta and let me call this angle as theta। पहले वाले और इस वाले केस में क्या फर्क है? फर्स्ट केस में थीटा was given with the horizontal axis, now the theta is given with the vertical axis। So similarly I will again resolve it। जब मैं इसको resolve करूंगा, and this component is theta and this will be mv cos theta, right? Having this mv, ये वाला mv आपको कंफ्यूज ना कर दे, और ये वाला कंपोनेंट इसका जो होगा वो होगा एम वी साइन थीटा, राइट नाउ, क्योंकि बिकॉज आप जानते हैं रिजॉल्व कंपोनेंट में जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ कॉस आता है। तो लेट्स से यहाँ पे, और ये वाला क्या आ जाएगा, एम वी साइन थीटा, ये आई कैप, ये माइनस आई कैप, तो ये वाला कितना हो जाएगा, एम वी कॉस थीटा माइनस जे कैप, ये कितना हो जाएगा, माइनस जे कैप। अगर हम दोबारा देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना, दैट हैज स्ट्राइक विद द वॉल एट सम एंगल, तो दोबारा यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम जो है ना वो दोनों डायरेक्शंस में होंगे। लेट मी कॉल द चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन एज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो मैं लिखूंगा माइनस एम वी साइन थीटा आई कैप। ध्यान से समझना माइनस, क्योंकि ये वाला हमारा फाइनल मोमेंटम है, राइट, ये वाला हमारे पास फाइनल मोमेंटम, माइनस तो फॉर्मूला का है, माइनस एम वी साइन थीटा आई कैप। और अगर मैं इसको लिख दूं तो आई कैन डायरेक्टली राइट माइनस टू एम वी साइन थीटा आई कैप। और अगर इफ आई विल राइट मैग्नीट्यूड वाइज कितना आ जाएगा, टू एम वी साइन थीटा। फाइन। सो अगर मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में वर्टिकल डायरेक्शन में निकाल दूं चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, वो आपको पता है दिस माइनस दिस, ये फाइनली किस में कितना हो जाएगा, जीरो। यू कैन जस्ट सॉल्व इट, दिस इज वेरी सिंपल, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चेंज इन मोमेंटम का ये एक और केस आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन वाला केस पढ़ा होगा। लास्ट वीडियो में मैंने जब प्रोजेक्टाइल मोशन के केसेस को डिस्कस किया था, वहां पे मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज इन मोमेंटम को भी डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसको बना लूं। लेट मी टेक दिस, और ये एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे टकरा है, स्ट्राइक द ग्राउंड। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो होगी एम यू कॉस थीटा आई कैप प्लस एम यू साइन थीटा जे कैप, ये होगी एट बॉटम। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पता है यू साइन थीटा जीरो होता है, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, एम यू कॉस थीटा आई क्या, मास से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एम यू कॉस थीटा इस डायरेक्शन में हो। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे आप जानते हो जिस, ये भी थीटा ही होगा, और यहाँ पे कितना होगा, एम यू कॉस थीटा आई क्या माइनस, क्योंकि एम यू साइन थीटा ने जो है अपनी डायरेक्शन को बदल दिया, एम यू साइन थीटा जे क्या। फाइन। तो यहाँ पे आपने चेंज इन मोमेंटम निकाला, सॉरी यू गॉट द वैल्यूज ऑफ मोमेंटम एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो लेट मी कॉल दिस एज ए, लेट मी कॉल दिस एज बी एंड लेट मी कॉल दिस एज सी। अगर मैं आपसे पूछूं चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम ए टू बी, चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम ए टू बी, आप फाइनल माइनस इनिशियल करके आंसर आ जाएगा। और अगर वही मैंने आपसे चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम ए टू सी पूछा, तो आप फाइनल माइनस इनिशियल दोबारा कर सकते हैं। वैसे तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, बट इफ यू हैव बीन आस्क्ड कि किसी भी पॉइंट, अब ऐसा नहीं है कि आपसे हमेशा ए और बी के बीच में पूछे, लाइक ग्राउंड टू क्राउन पहुंचे, या क्राउन से दोबारा स्ट्राइकिंग ग्राउंड, या ग्राउंड टू ग्राउंड आपसे इस पॉइंट पे पूछे, तो इस पॉइंट पे आपके पास वेलोसिटी होनी चाहिए। इफ इट इज आस्किंग द वेलोसिटी एट टाइम टी, देन यू कैन यूज द सेकंड इक्वेशन, और उसमें u के बदले u sin थीटा इस्तेमाल कर लीजिएगा।
और बिकॉज यू नो देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वो वाली टर्म क्या हो जाएगी, हमारी जीरो हो जाएगी। अकॉर्डिंगली वो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्कस किया हुआ है। अब इसमें ना एक स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो है कि जब भी आपसे चेंज इन मोमेंटम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज इन मोमेंटम एट एनी एंगल पूछा जाए, चेंज इन मोमेंटम एट एनी एंगल पूछा जाए, तो अब आप देखना, लेट्स से दिस इज एन ऑब्जेक्ट और लेट्स से दिस इज ओवर हियर ए एंड दिस इज पॉइंट बी। लेट्स से यहाँ पे मैंने पूछा चेंज इन मोमेंटम ए से बी जाने पे, एंड इफ इट इज हैविंग सम लेट्स से यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी ए से बी जाते हुए, तो अगर आपसे यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम पूछा जाएगा, देखिए डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्या है, A से B जाते हुए, let's say the uniform velocity is uniform, there is no change in the speed, I may say it's uniform circular motion, like AT is zero, A tangential, speed बढ़ नहीं रही है, only the direction is changed, वो direction कौन बदल रहा है अगर speed नहीं बदल रही, that is A perpendicular, जिसको आप radial acceleration के नाम से जानते हो। तो अगर मुझे यहाँ पे change in momentum at any point पूछा है, let's say B पे पूछा नहीं है, C पे पूछा है, डी पे पूछा है, ई पे पूछा है, किसी भी एंगल पे पूछा है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल बी द डिफरेंस ओनली, यहाँ पे ये एंगल होगा, यहाँ पे ये एंगल सबटेंड किया होगा इसने, यहाँ पे ये एंगल सबटेंड, मतलब इस पॉइंट के लिए हमें एंगल को देखना पड़ेगा, राइट। अगर लेट्स से इट ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला तो इसने कितना एंगल बनाया, इसने इतना एंगल बनाया, अगर यहाँ से यहाँ गया तो इतना एंगल बनाया, यहाँ से ऐसे जाएगा, सो वी विल टेक दैट एज नेगेटिव, क्योंकि हमें तब भी वेक्टर्स में पता है वी टेक दैट एंगल विच गिव्स द शॉर्टेस्ट वैल्यू, हम स्मॉलेस्ट एंगल ही ले लेते हैं। एट एनी एंगल अगर मुझसे पूछा है और मेरे पास यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो हमें पता है इफ द मैग्नीट्यूड इज सेम and we have to find change and we write 2v sin theta by 2, this gives you the change in velocity। तो A से B जाते हुए व्हाट इज द चेंजिंग, इट्स वेलोसिटी, तो अगर मेरे पास वेलोसिटी में चेंज आ गया तो मैं चेंज इन मोमेंटम भी निकाल सकता हूँ, लेट मी राइट, मैं चेंज इन मोमेंटम निकाल सकता हूँ 2mv sin theta divided by 2, थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस। अगर आपसे सपोज अगर आपसे यही पूछा जाएगा, लेट मी राइट इट ओवर हियर, अगर आपसे यही पूछा जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ए से बी पहुंच गया, अब तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, अभी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, अब कितना एंगल बना इसने, थीटा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, मास तो सेम ही रहेगा 2mv sin 90 divided by 2, so you are going to get 2mv sin 45 and you are going to get 2mv sin 45 is 1 by root 2। आगे आप रैशनलाइज करके you are going to get the answer। so कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट ये समझाना चाह रहा है कि जब भी आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है, फॉर फाइंडिंग द चेंज इन मोमेंटम ओनली यू आर सपोज टू नो इज कि हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर इसमें जनरल एंगल में वेलोसिटी वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे जो है चेंज इन मोमेंटम वाला केस किया। उसके बाद हमने क्या चीज़ें क्लास में डिस्कस की है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके। उसके बाद हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, वो है न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये चेंज इन मोमेंटम था, अब न्यूटन सेकंड लॉ की बात करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, अच्छा न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, लाइक एवरी स्टूडेंट नोज दिस कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा until and unless there is external unbalanced force। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पे कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है कि फोर्स की डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा प्लीज। फोर्स की डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, और फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की तरफ होती है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है वो चेंज इन वेलोसिटी की तरफ होती है, और अकॉर्डिंगली दैट इज गवर्न्ड बाय द, दैट इज गिविंग यू एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अच्छा
लेट मी गिव एन एग्जांपल, सपोज ये बोल रहा है कि जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा ना, तो वही उसमें ही ज्यादा फोर्स, आई में से नेट बट अनबैलेंस्ड। देखिए लेट मी कॉल दिस एज, ये कोई ऑब्जेक्ट है 4 kg का और इसमें वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड इनिशियली। आपने क्या किया, आपने इसके ऊपर लगाया फोर्स F1। जो ही आपने फोर्स F1 लगाया उसके बाद इस बॉडी में यही वेलोसिटी रही, सॉरी मास तो यही रहा, और लेट से इसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, अच्छा मैंने सेम बॉडी ली और सेम बॉडी का मास 4 kg था और इनिशियल मोमेंटम कितना था, 2 मीटर पर सेकंड, और आपने कोई फोर्स F2 लगाया। अब राइट नाउ यू जस्ट चेंज द फोर्स इज F2 और बॉडी का मास जो है 4 kg ही था। अब इसकी वेलोसिटी जो है only because of this force there is no, और I may say this is a net force, ये जो F2 है ना, ये एक नेट अनबैलेंस्ड फोर्स है। अब इसका जो मोमेंटम है वो 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब इससे क्या सीखने को मिला, इससे ये सीखने को मिला कि अगर मैं इसका इनिशियल मोमेंटम देखूं, डायरेक्शन तो बदली नहीं, इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा 8 यूनिट्स आगे लगा सकते हैं हम, फाइनल मोमेंटम कितना आएगा 20। तो अगर मैं आपसे पूछूं चेंज इन मोमेंटम कितना आया, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी वो आया 12। यहाँ पे इनिशियली मोमेंटम कितना था, वो था 8, फाइनली मोमेंटम कितना आया, वो आया 40। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज निकालूं तो वो कितना आया 32। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कितना आया 12, और यहाँ पे हमारे पास सेकंड केस में चेंज इन मोमेंटम कितना आया, वो आया 32। तो इसका मतलब जहाँ पे चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है ना सेकंड केस में, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम मोर है, तो दैट चेंज इन मोमेंटम के लिए जो रेस्पॉन्सिबल था वो F2 था। तो इसका मतलब F2 विल बी ग्रेटर देन F1। तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम जो हो रहा है वो इसमें सेकंड केस में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट केस, दैट रिफ्लेक्ट्स दैट फोर्स सेकंड इज ग्रेटर देन द फोर्स फर्स्ट। दैट इज वाई कि वहां पे मोमेंटम में जो है चेंज वो ज्यादा है। दिस वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द व्हाट वी कॉल एज द न्यूटन सेकंड लॉ। और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है न्यूटन सेकंड लॉ में कि जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ, आई में से फर्स्ट लॉ बताता है qualitative definition of force, qualitative definition, qualitative definition of force। मतलब what does that mean, that means कि if you want to change the state of body, state of body को change करना है, like rest से motion में लाना है या motion से rest में लाना है, only the thing you need is the force। और कितना फोर्स चाहिए ये फर्स्ट लॉ नहीं बता पाएगा। अब फोर्स कितना चाहिए वो कौन बताएगा, वो आपको सेकंड लॉ बताएगा। सो आई में से सेकंड लॉ गिव्स quantitative definition, it gives you the quantitative definition of force, it gives you the quantitative definition of force। फर्स्ट लॉ ने क्या बताया, क्वालिटेटिव डेफिनेशन, सेकंड लॉ ने क्या बताया, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। दैट इज कि अगर आपको बॉडी का स्टेट चेंज करना है तो स्टेट चेंज करने के लिए आपको कितना फोर्स जरूरत है वो सेकंड लॉ बताएगा। फर्स्ट लॉ आपको ये बताएगा बस बॉडी की स्टेट चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत है, और कितना फोर्स जरूरी है वो फर्स्ट लॉ नहीं बता पाएगा, वो हमारा सेकंड लॉ ही बता पाएगा। मोर ओवर जो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, प्लीज ये चीज याद रखना, फोर्स की डायरेक्शन, direction of force, direction of force is along acceleration। जिधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा फोर्स भी उधर की तरफ ही लगेगा। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर की तरफ है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, इज along चेंज इन वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, जिधर की तरफ चेंज इन वेलोसिटी है ना। ये हम चीजें जानते हैं ऑलरेडी, हमने काइनेमैटिक्स में इन चीजों को डिस्कस डिटेल में किया हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है, वो क्या क्या है कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आया F इज इक्वल टू डी पी डिवाइडेड बाई डी टी,
तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेट मी कैटेगराइज इट दिस वे। तो यहाँ पे इसका मतलब है स्लोप ऑफ मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ, slope of momentum versus time graph gives you force। so इसका मतलब अगर मेरे पास मोमेंटम टाइम ग्राफ ऐसा है, मोमेंटम टाइम ग्राफ किसी ऑब्जेक्ट का ऐसा है, किसी ऑब्जेक्ट का ऐसा आया, किसी ऑब्जेक्ट का ऐसा है, ए बी सी, इसका मतलब थीटा ऑफ ए, इसका एंगल है थीटा ऑफ बी, इसका एंगल है थीटा ऑफ सी। तो दिस स्टेट्स कि जिसका मोर द स्लोप, इसका मतलब थीटा ए तो आपको पता है थीटा बी से कम है, वो कम है थीटा सी से, इसका मतलब फोर्स ऑफ ए इज लेस देन फोर्स ऑफ बी इज लेस देन फोर्स ऑफ सी। मोर द फोर्स, मोर द आई में से मोर द स्लोप, मोर द फोर्स। और आई में से कभी कभी मैं जो मैं निकालूंगा वो मैं डायरेक्टली tan थीटा से निकालूंगा, स्लोप का मतलब tan थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग दैट वी आर सपोज टू रिमेंबर इज कि मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, डू रिमेंबर दिस, ग्राफ में दो ही चीजें होती है, एक होता है स्लोप और एक होता है एरिया। जो स्लोप है, स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ विल गिव यू द फोर्स। उसके बाद अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, आई कैन राइट इट एज एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। और इफ आई विल इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया, सो आई कैन से एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, area of ft graph will give you gives change in momentum। ये याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ft ग्राफ क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम एरिया, है ना। स्लोप क्या देता है हमारे पास, फोर्स, और मोमेंटम टाइम ग्राफ का और फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम। और इसी को आप बोल सकते हो कि मेरे पास फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम, वही हमारे पास क्या होता है, इम्पल्स के बराबर। तो इम्पल्स इज एफ इंटू टी, दैट इज चेंज इन मोमेंटम, दैट इज आई, जिसको हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट। देखिए इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्विकली समझते हैं। इक्विलिब्रियम यहाँ पे हम किस चीज को, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द थर्मल इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम, या मैं किसी और इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ, नहीं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दैट इज द स्टेट ऑफ द फोर्स और द स्टेट ऑफ मोशन वाली कंडीशन। इक्विलिब्रियम का मतलब है जो हमारे पास एफ नेट, अभी बात करेंगे इस पे, एफ नेट वो कितना होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए। अब जब किसी बॉडी पे एफ नेट जीरो होता है तो उस कंडीशन में क्या क्या चीजें हो सकती है, लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑलरेडी रेस्ट में था, तो v कितना था, जीरो, और मैंने क्या लगाया इधर से 10 और इधर से 10, न्यूटन की बात कर रहा हूं मैं, फोर्स की बात कर रहा हूं। ये फोर्स तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। लगाया तो है फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, बट द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है जो पहले रेस्ट में था वो बाद में भी रेस्ट में ही रहेगा। तो ये कंडीशन कहलाती है डियर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्यों बोला, इक्विलिब्रियम इसीलिए बोला क्योंकि इस पे नेट फोर्स जो है वो जीरो है। अब राइट नाउ लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट was having some constant velocity, और velocity constant का मतलब आपको पता है, velocity constant का मतलब xt ग्राफ मेरा ऐसा आना चाहिए, vt ग्राफ मेरा ऐसा आना चाहिए, और at ग्राफ मेरा ऐसा आना चाहिए। so this is what we call as the velocity constant। velocity constant का मतलब कि ये बॉडी की ना तो डायरेक्शन बदल रही है ना स्पीड बदल रही है, लेट्स से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब आपने क्या किया, चलते चलते इस पे 10 न्यूटन साइमल्टेनियसली लगाया, यहाँ पे भी 10 न्यूटन लगाया। what is going to happen, the body was initially moving but while moving you just applied a force over here। होगा कि ये दोबारा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्या इस पे फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, बट नेट फोर्स जो है वो कितना है, जीरो। और वो नेट फोर्स ऑलरेडी जीरो था, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो। अब इसका मतलब इस टाइम पे भी ये तो मूव कर रहा है, बट कौन सा, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इस पे नेट फोर्स जीरो, तो इस वाले इक्विलिब्रियम को क्या बात, कौन सा इक्विलिब्रियम बोलेंगे, वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। और डायनामिक इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो वेलोसिटी इज नॉट जीरो, बट वेलोसिटी जो भी है वो कांस्टेंट है बट प्रेजेंट है, जीरो नहीं है। इसका मतलब इस टाइम पे मोमेंटम जो होगा ना, मोमेंटम मोमेंटम इस टाइम पे इज नॉट जीरो,
मोमेंटम इस टाइम पे इज नॉट जीरो, बट यहाँ पे जो मोमेंटम है वो जीरो है। तो both the conditions are, I may say, like यहाँ मोमेंटम इज नॉट जीरो, जो भी मोमेंटम है वो है कांस्टेंट, आई मे राइट, जो भी है मोमेंटम कैसा है, कांस्टेंट। मोमेंटम कांस्टेंट है बिकॉज द नेट फोर्स इज जीरो, एफ इज इक्वल डी पी बाई डी टी। देखिए एफ तभी तो जीरो होगा ना जब मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट, तो तभी उसकी डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट चल रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, इसका मतलब वो दैट इज स्टिल इन द इक्विलिब्रियम, एंड दैट स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बट कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो रुका हुआ है और दैट इज आल्सो इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज व्हाट वी कॉल एज, डियर स्टूडेंट्स, द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ग्राफ्स में काम आएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई विल ड्रॉ अ पीटी ग्राफ, सम इमेजिनरी पीटी ग्राफ, है ना। ये हम मोमेंटम टाइम ग्राफ एक स्केच कर लेते हैं और इसके डिफरेंट पॉइंट्स को एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, लेट मी ड्रॉ दिस, अरे सॉरी, हम्म, let me write these points. This is momentum time graph, right, PT graph। अब मैं इन पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ। let me call this as A, this as B, this as C, this as D, and this as E, this as F, this as G, and this as H। अब इस पॉइंट से लाइक अब हम इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। जो ए टू बी है, ए टू बी, क्या यहाँ पे पीटी ग्राफ का कुछ स्लोप है? बिल्कुल है। आप देख रहे हैं मोमेंटम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स है ना वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, क्योंकि मोमेंटम पॉजिटिव, फोर्स भी पॉजिटिव, इसका मतलब फोर्स प्रेजेंट है। फोर्स प्रेजेंट है क्योंकि मोमेंटम चेंज हो रहा है, और चेंज इन मोमेंटम के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा होगा, वो है फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स प्रेजेंट है, इक्विलिब्रियम तो नहीं है। लेकिन अगर आप बीसी पोर्शन की बात करेंगे, बीसी पोर्शन में क्या हो रहा है कि जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूँ स्लोप कांस्टेंट तो फोर्स जीरो, तो ये इक्विलिब्रियम में है, दिस इज इन इक्विलिब्रियम। नाउ नोटेबल पॉइंट है, कौन सा इक्विलिब्रियम है? इक्विलिब्रियम तो मैकेनिकल्स में दो होते हैं, दैट इज स्टैटिक एज वेल एज द डायनामिक। यहाँ पे मोमेंटम प्रेजेंट है, मोमेंटम है, मोमेंटम की इतनी वैल्यू आपको मिलेगी, बट जो मोमेंटम है ना वो है कांस्टेंट। और मोमेंटम कांस्टेंट कब रहता है? बाय सेकंड लॉ, कि जब फोर्स जीरो। अब जब फोर्स जीरो होता है तो वो वाला कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? वो सॉरी क्या होता है? इक्विलिब्रियम। अब राइट नाउ मोमेंटम इज नॉट जीरो, मोमेंटम इज देयर, वेलोसिटी इज देयर, इसका मतलब अभी भी इक्विलिब्रियम है। वो कौन सा इक्विलिब्रियम है? आई मे से द डायनामिक इक्विलिब्रियम। I may write this is dynamic equilibrium. This is very important point that is to be understood. In the very first case, the body's momentum is increasing. Momentum is increasing means velocity is increasing. Mass तो constant है, mass तो बढ़ेगा नहीं। फिलहाल जो हम कांस्टेंट मास की बात करेंगे तो मोमेंटम बढ़ रहा है, इसका मतलब मोमेंटम बढ़ रहा है, द फोर्स इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो फोर्स मतलब फोर्स लग रहा है, कॉन्टिन्यूअस एंड कांस्टेंट फोर्स। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस एंड कांस्टेंट फोर्स, कल को सपोज ऐसा आता, इसका मतलब वेरिएबल फोर्स है। कैसे समझना? क्योंकि यहाँ पे कितने स्लोप्स मिलेंगे हमें, ए बी ग्राफ के कितने स्लोप्स मिल सकते हैं? वी नो द ग्राफ इज स्ट्रेट, एंड स्ट्रेट लाइन में सिंगल स्लोप मिलता है। जब सिंगल स्लोप है इसका मतलब जो फोर्स की वैल्यू है वो एक ही मिली है। लेकिन सर अगर फोर्स की एक ही वैल्यू है तो ये मोमेंटम क्यों बढ़ रहा है? बेटा हम जानते हैं ये चीज कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट बट कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगता है, इवन तो वो कांस्टेंट है बट वो कॉन्टिन्यूअस लगा ही रहेगा, तो उस केस में क्या हो जाता है? बॉडी की वेलोसिटी जो है चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअसली लग रहा है, स्पीड अप हो रहा है। उसके बाद वो फोर्स जीरो हो चुका है, या तो वो फोर्स नेट फोर्स हो गया होगा। अब अगर आप यही सीडी पोर्शन की बात करेंगे, सीडी पोर्शन में वेलोसिटी घट रही है। अब वेलोसिटी को कौन घटाएगा? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये रिटार्ड हो रहा है।
रिटार्ड हो रहा है इसका मतलब द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द मोशन। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता है। लास्ट अगर आप एक्सेलरेशन की वो कंप्लीट वीडियो देखेंगे उसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया मल्टीपल 5 to 6 केसेस लेके कि रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता है। जिसका मतलब बॉडी की जो है ना स्पीड डाउन हो रही है। स्पीड डाउन कौन कराएगा? एक्सेलरेशन वुड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी के। अब वो कैसे पता सर? फोर्स तो मोमेंटम तो पॉजिटिव, मोमेंटम पॉजिटिव, मास तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। वेलोसिटी तो पॉजिटिव है बट बॉडी जो है वो स्पीड डाउन हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, लेकिन वो फोर्स से मुझे कैसे पता चलेगा? वो है कि ये कौन सा ग्राफ है? पीटी ग्राफ। पीटी ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है? फोर्स। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो मेरे पास जो स्लोप है वो कौन सा है? ऑब्ट्यूस। और tan ऑब्ट्यूस क्या होता है? नेगेटिव। इसका मतलब सीडी पोर्शन में फोर्स जो है वो नेगेटिव है। फोर्स जो है नेगेटिव, इक्विलिब्रियम नहीं है। डीई पोर्शन, जो हमारे पास डीई पोर्शन है, डीई पोर्शन में देयर इज नो स्लोप, देयर इज नो मोमेंटम, बॉडी इज एट रेस्ट। इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, बट कौन सा इक्विलिब्रियम है? वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। वो कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सो इन दिस एंटायर आई में से पीटी ग्राफ अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, आगे दोबारा देखेंगे, ई एफ में क्या हो रहा है कि मोमेंटम बढ़ रहा है बट कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, मतलब एक ही इसका मतलब फोर्स एक ही लग रहा होगा, कॉन्टिन्यूअस है। एफ जी में फोर्स जीरो, तो इसका मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम की को सॉरी मोमेंटम की एक वैल्यू आपको मिल रही है। सो ये यहाँ तक हमने क्लास में आई गेस सेकेंड क्लास में डिस्कस किया था। और उसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक आइडिया होता है, दैट इज फॉर द न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ में बात करते हैं कि जो हमारे पास फोर्स होता है दैट इज दैट इज डी पी डिवाइडेड बाई डी टी। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो आपने बेसिक पढ़ा होगा एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, हमारे पास दो चीजें आ सकती है, तो मास भी वेरिएबल हो सकता है या तो फोर्स भी वेरिएबल हो सकता है। इन प्लेस ऑफ पी आई विल राइट एम वी, है ना। यहाँ पे हमने लिखा मोमेंटम के बदले एम वी। अब यहाँ पे मास भी वेरी कर सकता है, वेलोसिटी भी वेरी कर सकता है। लेट्स से बोथ आर वेरिंग। अगर बोथ वेरी कर रहे हैं तो आई विल यूज द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, राइट। सो दिस इज द बेसिक आइडिया कि जहां पे हम न्यूटन सेकंड। अब ध्यान से समझना, अगर मास कांस्टेंट है तो, अगर क्या चीज कांस्टेंट है? मास कांस्टेंट, तो ये वाली टर्म जीरो, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एफ इज इक्वल एम dv डिवाइडेड बाई dt। तो f इज इक्वल टू m dv डिवाइडेड बाई dt is nothing but acceleration. So this is actually f net is equal to ma, but this is only when the mass is constant. Let's say velocity is constant, velocity constant है जैसे, और mass vary कर रहा है। Let me take दिस, तो इसको इसमें पुट कीजिए, मतलब ये वेलोसिटी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो, तो आपको मिलेगा v dm डिवाइडेड बाई dt। तो ये आपको मिलेगा तब जब वेलोसिटी कांस्टेंट। और ये वाली टर्म कब, ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे आप? जब when both mass and velocity, when both mass and velocity are variable। जो आपने अभी तक फॉर्मूला पढ़ी है एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, वो तब होता है जब हमारे पास, सॉरी ये भी हमारे पास यहाँ पे नेट ही होता है, जब हमारे पास जो है मास जो है कांस्टेंट होता है। उसके बाद आप ये देखते हैं कि ये वाली फॉर्मूला वेरिएबल मास वाली आप कहाँ कहाँ पे लगाते? लेट्स से रॉकेट जेट्स में ये काम आएगा, और ये वाला फॉर्मूला आपका रॉकेट जेट्स में लगेगा। आपने सुना होगा एयरपोर्ट्स में हमारे पास कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं, कन्वेयर बेल्ट्स में ये फॉर्मूला जो है सॉरी काम आता है। उसके बाद आपने रॉकेट जेट्स और या रॉकेट प्रपल्शन की बात करें, वाटर जेट्स में ये
ये काम आता है जहाँ पे वेरिएबल मास होता है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द वेरिएबल मास. जहाँ पे मास फ्लो रेट, जैसे प्लेन हवा में चढ़ता है, द प्लेन व्हेन टेक्स ऑफ, उसके बाद हर सेकंड में फ्यूल जलता है, लेट्स इट्स मूविंग विद द सेम वेलोसिटी. या रॉकेट की बात करें, रॉकेट सेम स्पीड से जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, बट गैसेस एग्जॉस्ट हो रहे हैं. जो ही गैसेस एग्जॉस्ट हो रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाता है कि मास वेरिएबल हो जाता है, राइट. सो दिस इज द बेसिक आइडिया जहाँ पे हमें जो है न्यूटन सेकंड का इस्तेमाल होता है. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे. तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे, वो है F इज इक्वल टू एम, ए के बदले में दोबारा V माइनस यू डिवाइडेड बाई टी इस्तेमाल करके फॉर्मूला लगा सकता हूँ. आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा. जस्ट टू मेक द वीडियो शॉर्ट, एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कमिंग अप विद दी सम क्वेश्चंस, और जहाँ पे हम कुछ ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस करेंगे स्टैंडर्ड. उसके बाद हमने जो क्लास में डिस्कस किया हुआ है दैट इज द इम्पल्स, और उसके बाद जो है रॉकेट लिफ्ट, रोप, मंकी प्रॉब्लम्स, HCV के बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया. आई विल बी डिस्कसिंग देम इन द वीडियो एज वेल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.